Subscribe AB News and press the bell icon for the latest updates. जलसे को मुखातिब फरमाए। मजलिस के सदर मोहतरम मुखातिब करे घांची बाजार के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कैंडिडेट मोहम्मद गौस साहब से गुजारिश करूंगा कि जलसे को मुखातिब करें। सदर मोहतरम और सारे MP, MLA, कारपोरेटर्स तमाम का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठ के सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, ये इलेक्शन ये आपके वक़ार का इलेक्शन है। कभी मैं अपनी सालाना मोहतरम की जिंदगी में जब पहली दफा चार मीनार से इलेक्शन लड़ने के आए थे, यही खिलवत था। मैं अपना कारवां इस पार्टी के साथ यहीं से चालू किया था। तो उस टाइम पे हमने देखा था और जो फास्टी ताकतें थी कि उस दिन अज़म लिया था कि हम इस फास्टी ताकतों को हम बाहर करेंगे। एक छोटी सी गलती से चार मीनार के दामन की जो सीट ये फास्टी ताकतों के पास गई। आज वही सीट को बचाने के लिए और हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने के लिए जो मुनसूबेबंदी कर रहे हैं, जो बिहार, झारखंड, बंगाल, जो तमाम जगह के ऊपर सदर मोहतरम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को दावत दी जा रही है, वो दावत की लाज रखना ये हैदराबाद के वोटर का फर्ज है कि सारी निगाहें सारी दुनिया की आपकी तरफ है। मैं आपसे सदर मोहतरम की मौजूदगी में मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में सदर मोहतरम ने कहा था कि या तो मैं सदर मोहतरम के खांदे पे जाऊंगा या सदर मोहतरम मेरे खांदे पे जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं अपनी औलाद भी कि हम मतलब नवे कभी ऐसी गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। मैंने बहुत बड़ा एहसास हुआ मुझे कि हमारी कौम को आज हमारी कौम को इस रहनुमाई की ज़रूरत है, इस घराने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप अहमियत समझिए कौन कौन इस इलेक्शन में आ रहा है और क्या कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। आगे का रास्ता बड़ा कठिन है। आपका एक एक वोट हर हल्के में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हक में होना चाहिए। शुक्रिया, खुदाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश के सदर व कायद मुखन्ना व रुकन असम्बली बिहार मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, कोचा दामन और बहादुरगंज बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब अंजर नईमी साहब, इज़हार अशफी साहब, औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब आदिल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बल्दी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का ये आखिरी जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 दिन से आप मुसलसल
मजलिस के जलसों में मुख्तलिफ मजलिस के कायदीन की तकारीर को, उनके बसीरत फरोश किताबात को सुना। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कोई नई बात नहीं करूंगा, सिर्फ दोबारा आपको इस बात की याद दिला रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप तमाम को, हम तमाम को अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना ज़रूरी है, और पोलिंग परसेंटेज अगर माजी की तरह रहेगा तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सुबह 7 बजे से आप सीधा पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और इस बल्दी इंतखाबात में आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा। बैलेट पेपर पर मजलिस का निशान पतंग देखकर वहां पर आपको मोहर लगाना है और उसको मोड़कर एहतियात से फोल्ड करके जो बैलेट का डब्बा है, बॉक्स है, उसमें आपको अपना बैलेट पेपर डालना है। ये याद रखिए, अपने घर में सबको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। अब जहां सवाल मजलिस की मुखालिफत का, बहुत से लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मजलिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के इस जलसे में साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली साहब भी बैठे हुए हैं। अगर मेरा हाफिजा सही है तो आज से 32 साल पहले जब बल्दिया के इंतखाबात हुए थे तो मीर जुल्फ़िकार अली साहब 4 महल से मजलिस के उम्मीदवार थे, और वहां से जब पोलिंग हो रही थी, तेलुगु देशम की हुकूमत थी, एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे। तो अब जो पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश से, वहां से तेलुगु देशम का कोई एक आदमी नाम था जिसका नाम बम्बुलू श्रीवासी, बम्बुलू शिवारेड्डी नाम था। वो 4 महल में आकर मूसा बोली के पास बाज़ाब्ता बम फेंके थे। ये नौजवानों को नहीं मालूम, ये बुजुर्गों को मालूम होगा। चाचा जो लकड़ी उठा रहे थे जब से, देखो उनको मालूम होगा, आपको भी मालूम है। तो उसमें एक हमारी इज्जतदार माँ जख्मी हुई थी। तो जख्मी होने के बाद जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे तो उस हमारी माँ ने कहा कि अस्पताल में जरूर जाऊंगी, पहले जो मकसद के लिए घर से निकली थी वो मजलिस को वोट डालना, वोट डाल के अस्पताल को गई। फिर दूसरा मरहला आया, चंद्राबाबू नायडू 2002 में चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्राबाबू नायडू बाज़ाब्ता पुराने शहर के गलियों में रोड शो किए थे, एक चीफ मिनिस्टर होते हुए खूब रोड शो किए। तो बड़े बाजार में उनका जलसा चल रहा था, अचानक एक चीज जुप बोल के सामने गिरी उनकी। तो देखे तो उसमें 8 नंबर की चप्पल थी। तो चंद्राबाबू नायडू भी आए थे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। तो ये मजलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। हमेशा हमसे मुकाबला करने के लिए पूरे बातिल ताकतें अपनी ताकत लगाते हैं, पूरा मुत्तहिद होकर आकर मजलिस से इंतखाबात में मुकाबला करते हैं। मैं आपको ये दोनों वाकयात इसलिए बताया हूं, और खास तौर से नौजवानों को, कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने मुत्तहिद होकर एक एक सीट पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराया, अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए, उनके नक्श कदम पर चलते हुए, उनकी तरह बेबाकी और बहादुरी के साथ 1 दिसंबर के दिन सिर्फ एक चीज हमारे जहन में होना कि हमको अपना वोट डालना है, वोट डलवाना है। ये 2 काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अजीमुशान कामयाबी से हम किनार करेंगे।
बल्कि पहले से ज्यादा मजलिस के अराकीन बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पूरे अफराद खानदान को लेकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी नौजवानों से गुजारिश नहीं है, बल्कि नौजवानों को जोर दे के कह रहा हूं कि खुदा के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर राउंड मारने पर मत निकलिए, अपना वोट डालिए, अपने घर वालों को लेके जाइए। उसके बाद सारी दुनिया की खबर करिए, वहां क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। पहले अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस की कामयाबी यकीनी है, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि वजीर आजम भी आ जाएंगे, मगर वजीर आजम प्लेन से उतर के एक उस जगह पर चले गए जहां पर कोविड की वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री देखने चले गए। हम समझ रहे थे कि वो भी आकर कुछ अपनी जबान से कह देंगे तो हैदराबाद बल्कि पुराने शहर की आवाम में और जोश आ जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के मां बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके मां बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के मां बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहां पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते तो याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रख लो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम कब्रस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। और उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में अगर किसी का राज चलता है तो ठाकुरों का राज चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर हैं, योगी हैं मगर ठाकुर हैं। ये मुख्तसर सा इनका तारुफ कराया हूं, वो भी नहीं करता था, मगर ये मीडिया वाले बोल रहे थे जरा कुछ बोल दो ना, हम चला लेते टीवी पे। ये होगा। अब फिर मीडिया के लिए कह रहा हूं, होम मिनिस्टर हैदराबाद को आए। मैं हर इलेक्शन की तकरीर में या आपके दरमियान में कह रहा था कि बीजेपी ने रोहिंग्या का मसला उठाया, मैंने उठाया। आप आकर हमारे को खुजाए तो खुजली आपको हो गई। आपके बीजेपी के एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद की वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या है। बोलना तो इन्हों बोल देते, मगर जब जवाब इनको मिलता असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस की तरफ से, तो जवाब का कोई नहीं दे, खामोश हो जाते।
میں نے کہا اگر 30,000 ہے تو 1,000 نام بتا دو، اور اگر 30,000 ہے تو امت شاہ کیا کر رہے؟ امت شاہ سو رہے تھے دلی میں۔ 30,000 اگر روہنگیا کے نام ووٹر لسٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیگل ہے، آپ نکالو نا ان کو، کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہے۔ اچھا 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے انلیگل ہے افغانی اور پاکستانی، 100 نکال کے بتاؤ، دیکھو یہ ہے۔ آپ وہ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں نہیں لکھ کے دو میرے کو، میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟ تو یہ گفتگو کی آغاز بی جے پی سے ہوا۔ اب آپ بتاتے نہیں، اگر یہاں پہ روہنگیا ہے، پاکستانی ہے، تو ہوم منسٹر آپ ہیں نا، میں تو نہیں ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور پھر آ کے بولنا کہ ہم حیدرآباد میں اپنا میئر بنائیں گے۔ امت شاہ صاحب، حیدرآباد کی کہاوت ہے، بلی کے خواب میں چھچڑے ہی چھچڑے رہتے۔ آپ آئے حیدرآباد کو، آپ نے دیکھا ہوگا چار مینار کتنا خوبصورت ہے۔ اس چار مینار کی فنکاری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے یہ، اور آپ آ کر یہ بولتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ میں میرے کو لکھ کے دو۔ آپ کے ہی پارٹی کے کوئی بچے سے پوچھ لو، انہیں بل بلا رہا تھا، انہیں بل بلا رہا تھا، روہنگیا پاکستان، اس سے پوچھ لو، آپ بتاؤ کتنے نام ہے، کیا ہے۔ آپ کی پارٹی نے کہا کہ پرانے شہر پر سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو بھارت کے ایک شہر کے رہنے والوں کو پاکستانی، افغانی کہہ رہی ہے۔ کیا یہ بی جے پی کا کلچر ہے کہ جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دلت بھی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مارواڑی ہے، راجستھانی ہے، بنگالی ہے، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی یہ پرانے شہر کی عوام اس توہین کا جواب 1 دسمبر کو دے گی اور بتائے گی کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کی آپ بات کر رہے تھے نا، ہم ڈیموکریٹک سٹرائک کر کے دکھائیں گے بی جے پی کے خلاف 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی۔ اب رہا سوال یہ کانگریس کے لوگوں کا، عجیب ہے، ایک سیٹ بھی نہیں جیتیں گے، دیکھو آپ کانگریس والے انشاءاللہ تعالی۔ ایک آدمی بولتا میں ووٹ کاٹ رہا ہوں، ایک آدمی بولتا انہوں یہ بول رہے، دوسرا بول رہا جہاں اسد بھائی نہیں ہم کو دے دو۔ میں مرد نہیں، میرا بھائی مرد۔ یہ کب تک تم لوگوں میں اتحاد نہیں؟ ایک بول رہا میرے خلاف، دوسرا یہ بول رہا، یعنی ایک اسد الدین اویسی اور مجلس کے ایم ایل ایز کھڑے ہوئے ہیں، اطراف میں بی جے پی، کانگریس، ٹی آر ایس بھاگ رہے، ہم لوگ کھڑے رہ کے دیکھ رہے، کھیلو بیٹا اٹھا چما، کھیلو کھیلو، دیکھیں گے تمہارا صدقہ پھر رہے ہمارے۔ مجلس 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 مجلس، ارے کوئی تو حیدرآباد کی بات کرو۔ حیدرآباد میں سب سے بڑا مسئلہ پولوشن کا ہو گیا، معلوم آپ کو؟
جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ان کو معلوم ہوگا کہ گھر جا کر جب ناک صاف کرتے تو اتنی کالک نکلتی ناک میں سے. پولوشن کی بات کرنا ہے, پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے, تو انہوں ہندو مسلم کا پولوشن کریٹ کرنا چاہ رہے بی جے پی والے. 6.5 سال سے حیدرآباد میں امن ہے. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں سے کہ 2019 سے اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کتنے پیسے دیے؟ سیلاب جب آیا تو بی جے پی نے کرناٹکا کو پیسے دیے, حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ کرناٹکا میں کروڑ روپے دیے, حیدرآباد میں 1 پیسہ نہیں دیے. یہ جو 10,000 روپے حیدرآباد کی عوام کو ملے وہ مجلس نے نمائندگی کی تھی چیف منسٹر سے. اگر ملتے پیسے مرکز سے, نریندر مودی کی حکومت سے, تو کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا. مگر حیدرآباد سے نفرت بی جے پی کو ہے. جب یہ مسئلوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو بی جے پی آ جاتی جنہ کے اوپر, بی جے پی آ جاتی ٹیررزم کے اوپر, بی جے پی آ جاتی فلاں کلچر کے اوپر. آخر بی جے پی نے حیدرآباد کے لیے کیا کیا مرکز میں رہ کر؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے آپ سے ہی درخواست کرنا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے, اور جس طرح سے بہار کی عوام نے مجلس کے ایم ایل ایز کو وہاں پر کامیاب کیا, انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی ہم اپنے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے. پولنگ کریے, ووٹ ڈالیے, جتنا ہو سکے ووٹ ڈالتے رہیے, پولنگ بوتھ کو جائیے. ایک دن میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بوتھ کو جائیے, اور پولنگ بوتھ کو جا کر ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر وزیر داخلہ امیت شاہ تو آئے تھے, مگر ہاں وہ جواب دینے سے قاصر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا, 3 مسلمان بچے روڈ پر پڑے ہوئے تھے, جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا. پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جن گن من پڑھو, تو فیضان جو ہے تکلیف میں جن گن من پڑھ رہا تھا. بعد میں فیضان کی موت ہو گئی, اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے منہ جو ہڈی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے سر کے اندر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی, پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے. اب تک امیت شاہ کے ماتحت جو دلی کی پولیس ہے, ایک پولیس والے کو سسپینڈ نہیں کیے, نہ گرفتار کیے. یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے. دلی میں فساد ہوا, 20 سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جلا دیا گیا. لوگ مرے 50 کے اوپر, جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے, افسوس کے ساتھ مسلمان بھی تھے. کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا؟ کیا پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے؟ کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز میں نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے, چاہے کسی مذہب کا ہو, جو مرتا ہے, جو زخمی ہوتا ہے, اس کو امداد دے گی, کمپنسیشن دے گی, ایکس گریشیا دے گی؟ کیوں نہیں دیے بی جے پی کی حکومت؟ آج آ کر آپ حیدرآباد میں ہم کو بتا رہے ہیں, ہم کو بول رہے ہیں دلی بھارت کا دارالحکومت, کیپٹل, وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بدترین جینوسائیڈ ہوا, اور آپ آ کر حیدرآباد میں یہ ان کا کارنامہ ہے. اور بہار میں بی جے پی جیتی نہیں, یہ بڑا محنت کر لیے, وہاں بھی بہار میں کیے تھے. بہار میں 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ کے بعد بی جے پی 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 1.5 سال میں 75 سیٹ پر آ گئے. 1.5 سال میں متروں 75 سیٹ پر آ گئے اسمبلی کے آپ. اور آپ سمجھ رہے نہیں مودی بڑے پاپولر ہیں. کوئی پاپولر نہیں ہے. یہ میڈیا آپ کو چڑھا چڑھا کے, ان کی بھی مجبوری ہے بیچاروں کی.
लाइव दिखाता आपको, वो दिखा दो, मीडिया दिखाए तो पब्लिक समझ गई मीडिया क्या है। अब पब्लिक के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैं सलाम करता हूं खास तौर से हमारी मां और बहनों को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे हमारी मां और बहनें सीमांचल की हों, कि सीमांचल की हमारी मां और बहनों ने मजलिस को इसलिए दिया कि वो पुकार कर कह रही थी कि हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी आया उसको सत्ता का शौक नहीं है, उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, उसको वोट दे रहे हैं। और यहीं पर मैं जितने पैदल दौरे किया पिछले 10 दिन में, एक एक मुकामात पर जाने की कोशिश किया, मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि जो मोहब्बत और जज्बे का उन्होंने इजहार किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं किसी एक आलिम दीन के घर पर मिलने गया था तो पर्दे के पीछे उनके घर से आवाज आई कि असद मियां जाओ, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी पार्टी के लिए हर नमाज में दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद में दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करके दुआ करते हैं, चाश की नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। अब बताइए आप, जब इस तरह की दुआएं हो रही हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत जरूर हमको कामयाब और कामरान करेगी। और हमारा मकसद हैदराबाद को तरक्की दिलाना है। हमारा मकसद हैदराबाद में जो इस तरह का सैलाब आया वो दोबारा ना आए, उसके लिए क्या इक़दामात करना है वो इक़दामात करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मसला है, पीने के पानी की लाइन को और अच्छा करना है, रोड वाइडनिंग को और ज्यादा करना है, मेट्रो को लाना है। ये तमाम काम मजलिस के, मजलिस ये काम करना चाहती है और बीजेपी सिर्फ नफरत की बात करती है। आईटी का ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। अरे दिल्ली दारुल हुकूमत है, होम मिनिस्टर साहब, वहां पर आपने फसाद को नहीं रोक पाए। और जब फसाद हुआ तो किसकी गिरफ्तारी हो रही? अमित शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जो ओपनली नारे लगा रहे थे। आज आप हैदराबाद को आकर हम आपसे कहेंगे जब दिल्ली नहीं संभल रहा आपसे हैदराबाद क्या संभालेंगे आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि जो जो तौहीन आमेज अल्फाज पुराने शहर के बारे में, हैदराबाद के बारे में बीजेपी के लोगों ने इस्तेमाल किए, मुझको जिना कहा गया। आप बताइए कि मजलिस एक सियासी जमात है। हम लोग सियासत में हिस्सा लेकर, जमहूरियत के दायरे में रहकर जमहूरी तरीके से हुकूक हासिल कर रहे हैं, तो जिना कहते हैं। इसका जवाब आपको भी देना है। 1 दिसंबर के दिन आप अपने पोलिंग बूथ को रवाना होकर अपना एक वोट पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को अपने फजल व करम से कामयाब और कामरान कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद के अमन को मजबूत कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैदराबाद की आवाम में मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के तमाम अराकीन बल्दिया को कामयाब कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को, फासिकों के जुल्म का खात्मा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की निस्बत हैदर कर्रार से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की अजमत को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम के दिलों को मिलाकर इस शहर में अमन को मजबूत कर दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर कि अल्लाह हम तमाम को, जमात के पूरे उम्मीदवारों को अल्लाह कामयाब और कामरान कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़िए, टाइम है, वरना मेरे पे आएगा गुनाह आपका। नमाज पढ़ो, 2 मिनट वजू करके